अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम प्राइमरीली विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम फॉलिक एसिड और कोबालामीन भी बोलते हैं। इसके अलावा इनका जो सिग्निफिकेंट रोल है इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और कैसे इनकी कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, जो कि एक न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ अनीमिया है। बिकॉज न्यूट्रिशन है विटामिन बी 9 और बी 12 और उसकी कमी की वजह से ये अनीमिया होता है। तो एक न्यूट्रिशनल अनीमिया है। तो इस वीडियो में हम प्राइमरीली विटामिन बी 9 के इसके सोर्सेज क्या हैं, सप्लीमेंट्स में किस फॉर्म में आता है, इसी तरह बी 12 उनकी कमी कैसे हो सकती है और इनका नॉर्मल रोल क्या है रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन में, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमनली यूज़ की जाती है टर्म बी 9 या विटामिन बी 9 के लिए, वो फोलिक एसिड की होती है। आपकी बॉडी के अंदर जिसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो फोलेट होती है, लेकिन जो सप्लीमेंट में हम फॉर्म लेते हैं, जो टैबलेट्स आती हैं विटामिन बी 9 की, उसमें ये फोलिक एसिड की फॉर्म में होता है। अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें ना, तो जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो सबसे रिचेस्ट सोर्स हैं फॉलिक एसिड का। जबकि कोबालामीन जो है ये लिवर के अंदर बहुत अबंडेंट होता है, इसके अलावा रेड मीट के अंदर पाया जाता है और लेंटिसल्स में भी होता है। अगर हम विटामिन बी 9 की बात करें, तो इसका रोल है रेड ब्लड सेल्स के डीएनए की प्रोडक्शन में। अब आपको पता है कि डीएनए कितना इम्पोर्टेंट है, कि एक सेल को दूसरे में रेप्लिकेट होने के लिए, माइटोसिस के लिए डीएनए को डिवाइड होना पड़ता है। तो अगर विटामिन बी 9 या बी 12 की कमी होती है, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर प्रोडक्शन है डीएनए की, वो विद इन द सेल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल रेड ब्लड सेल्स की कंसनट्रेशन या उनकी जो अमाउंट है वो ब्लड में कम होगी, हीमोग्लोबिन ओवरऑल कम होगा और आपका जो बॉडी और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया की तरफ जाएगा। अगर हम अनीमिया की बात करें ना, जो नॉर्मल टर्म यूज़ की जाती है वो लोग कहते हैं कि खून की कमी है, जबकि आपको पता है कि आपके ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। लाइक आपके ब्लड में सेल बॉडीज़ हैं जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। जबकि ये जो सेल बॉडीज़ हैं ये फ्लोट करती हैं लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड में, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके अंदर 90% वाटर है, कुछ इसके अंदर सोलुबल प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर ग्लोबुलिन्स मौजूद होते हैं, कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड और डिफरेंट जो आयंस हैं वो मौजूद होते हैं इसके अंदर, जैसे कि कॉपर। तो आपका जो स्पेसिफिकली सेल बॉडीज़ है, उनमें से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका नंबर अगर कम है तो उसे हम अनीमिया बोलते हैं। तो इसके लिए जब हम सीबीसी कराते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, तो उसमें एक तो एरिथ्रोसाइट का नंबर कम आए या फिर दूसरा हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम आए। तो नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन है वो 12 to 15 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो अगर उससे कम है, फॉर एग्जांपल 8 9 पे चली गई है, 7 पे चली गई है, तो वो अनीमिया को रिप्रेजेंट कराता है। और अगर हम सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ अनीमिया की बात करें ना, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो उसमें होता कुछ यूँ है कि आपका जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है वो बाइकनकेव शेप का होता है, उसकी जो नॉर्मल साइज़ होता है वो होता है 80 to 100 फेम्टोलीटर। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, अब देखिए आयरन है ना, वो फेरस फाइन आयन की फॉर्म में आपके हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। तो आपके हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स पे कंसिस्टेड होते हैं। इसके अलावा जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके बीच में एक हीम ग्रुप होता है, जो कि उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जिसमें जो आयरन है वो फेरस आयन की फॉर्म में होता है। अब अगर आयरन की कमी होती है, तो इसकी वजह से जो अनीमिया, हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से है? तो नॉर्मली उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल का साइज़ होता है वो 80 to 100 से कम हो जाता है, यानी साइज़ छोटा हो जाता है। तो मोस्ट कॉमनली उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है। उसमें ये है कि आपकी न्यूट्रिशन में इतना प्रॉपर जो आयरन है उनके लेवल्स नहीं हैं, या आपकी डाइट के अंदर आयरन का नॉर्मल लेवल नहीं है, जिसकी वजह से आपको उसकी कमी हो रही है। सेकंड थिंग, अगर आपको विटामिन बी 9 या बी 12 की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से जो चीज़ देखी जाती है वो ये कि आपके जो रेड ब्लड सेल है उनका साइज़ 80 to 100 फेम्टोलीटर से बढ़ जाता है, मे बी 120 फेम्टोलीटर पे चला गया है। तो उससे हमें रिप्रेजेंट होता है ज़्यादातर केसेस में कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो होता कुछ यूँ है कि जो आपका डीएनए होता है उसने होना होता है कंडेंस, और उसकी
उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स से सिंथेसाइज होना होता है, जैसे उसके अंदर के प्योरीन्स। लेकिन B9 और B12 की कमी की वजह से वो कंडेंस नहीं हो पाता और ओवरऑल सेल का जो साइज़ होता है वो अपने नॉर्मल साइज़ से बड़ा हो जाता है, जिसे हम मैगेलोब्लास्ट या मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो नॉर्मली जो आपका फोलिक एसिड है, ये इन्वॉल्व होता है 3 तरह के कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन में। एक होते हैं प्योरीन्स, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आती है। इसके अलावा थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये एक तरह का अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, जिसे मेथियोनिन बोलते हैं। इसकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है आपका फोलेट, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में विटामिन B9 की। अब होता कुछ हुआ है कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर फोलेट आता है, चाहे वो डाइट से है या आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो एक एंजाइम होती है, इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। वो कन्वर्ट करती है फोलेट को इनटू डाईहाइड्रोफोलेट, और यही एंजाइम आगे उसे कन्वर्ट करती है टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है, जो कि आगे प्योरीन्स, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट और मेथियोनिन की प्रोडक्शन करवाएंगी। लेकिन कुछ केसेस में एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेथोट्रेक्सेट, जो कि उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि सायरोसिस के पेशेंट है, यानी कि एक स्किन प्रॉब्लम है सायरोसिस, या जो लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं उन्हें जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके अंदर मेथोट्रेक्सेट शामिल होता है। ये इनहिबिटर होता है इस एंजाइम का, जिसकी वजह से वो उसे उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता। जब भी आपको ये वाले प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको जो मेडिसिन दी जाएगी उसके अंदर मेथोट्रेक्सेट शामिल होता है। वो इनहिबिट कर रहा होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। इसकी वजह से DHF की प्रोडक्शन नहीं हो पाती और DHF आगे जाके THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब THF की जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से प्योरीन्स भी नहीं बन पाते, TMP भी और मेथियोनिन भी। इस वजह से ओवरऑल जो रेड ब्लड सेल है उसका जो DNA है उसकी मैच्योरेशन नहीं हो पाती है, उसकी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती। तो इन पेशेंट्स में देखा जाता है कि जब इन्हें ये दवाइयाँ दी जा रही होती है तो उनके अंदर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जब हम CBC कराते हैं तो इनका जो 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 मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम होता है, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल का नॉर्मल साइज़ होता है, वो 80 से 100 से एक्सीड कर चुका होता है। तो फिर जब हम हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनकी जब हम CBC वगैरह चेक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं कि जिसके अंदर, यानी आपको कोई इस तरह की बीमारी है, जैसे सायरोसिस के बारे में पूछ लिया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, या कोई नियोप्लास्टिक डिजीज़ है कि अगर आपको ये हो तो अगर वो दवाई खा रहे हो तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब नॉर्मली होता कुछ यूँ है कि स्पेसिफिकली वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं या जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो लैक्टेशन करवा रही हैं, उनके अंदर होता कुछ यूँ है कि उनके अंदर फोलिक एसिड की कमी होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एक तो एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका जो विटामिन है वो चाइल्ड के पास जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी अपने रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करनी होती है, वहाँ पे कंज़म्पशन हो रही होती है। लैक्टेशन की अगर हम बात करें तो माँ से बच्चे के अंदर विटामिन्स जा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से माँ में कमी हो जाती है। तो स्पेसिफिकली इन कंडीशंस में जो विटामिन B9 है उसकी सप्लीमेंटेशन करना इम्पोर्टेंट होता है। और स्पेसिफिकली अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो फोलिक एसिड बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये औरतें नॉर्मली ले रही होती हैं पहले ट्राइमेस्टर के अंदर फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स। अब होता कुछ यूँ है कि जो एक नॉर्मल वैल्यू है विटामिन B9 की, आपको एक दिन में लाज़मी लेनी चाहिए, वो है 0.4 मिलीग्राम्स। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर फोलिक एसिड आपके अंदर नहीं है, तो क्योंकि चाइल्ड के अंदर ऐसा एक फ़ेज़ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि कह सकते हैं कि फोलिक एसिड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, या उसमें हम कह सकते हैं क्रिटिकल फोलेट डिपेंडेंट एक फ़ेज़ होता है। तो उसमें होता ये है कि अगर उसमें कमी है फोलेट की और ख़तरनाक हद तक कमी है, तो इसमें बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो देखें, एक सिर्फ़ एक फोलिक एसिड का सप्लीमेंट है, अगर आपने नहीं खाया तो उसकी वजह से इतनी ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो करेक्ट अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, जो कि क्रिटिकल फोलेट डिपेंडेंट फ़ेज़ है। या लैक्टेशन में भी, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रहे थे तो इस वजह से कमी हो जाती है। अब 0.4 मिलीग्राम्स पर डे एक नॉर्मल अमाउंट है, लेकिन अगर एक ऐसी औरत प्रेग्नेंट होती है इसका जो लास्ट प्रेगनेंसी थी उसमें बेबी इफ़ेक्ट हो गया था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से, तो उसे उसकी 10 टाइम्स मोर अमाउंट लेनी पड़ती है, यानी कि 4 मिलीग्राम्स पर डे।
अब 1998 में यूएस की जो फूड एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने किया ये था कि जो लोग हैं बेसिकली ज़्यादातर अमेरिका में मॉर्निंग में सीरियल्स खाए जाते हैं, उन्हें सीरियल्स के अंदर फोलिक एसिड मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। इससे होता ये था कि इन्हें तकरीबन 0.1 मिलीग्राम सीरियल्स में ऐड कर दिया था और डिफरेंट खानों में जिनका उन्हें पता था कि लोग जो हैं वो नॉर्मली कंज्यूम करेंगे डे टाइम में। उससे होता ये था कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस थे वो कम हो गए थे। उसमें ये था कि जो 0.4 मिलीग्राम्स पर डे की डिमांड होती है फोलिक एसिड की एक दिन में, वो नॉर्मल खाने से ही पूरी हो पा रही थी। तो एक काफ़ी अच्छा जो है वो स्टेप था। और उससे ये हुआ था कि ओवरऑल जो इंसिडेंस था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का वो कम हो गया। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफेलोपैथी जैसी जो डिसऑर्डर्स हैं वो कॉमन है, डिफेक्ट्स जो हैं वो कॉमन है। इसके अलावा ये है कि क्योंकि फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से होने है, तो अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई मसला है, उसकी कोई पैथोलॉजी है, या फिर अगर अल्कोहलिज्म करता है कोई इंसान, यानी कि अल्कोहलिक है, वो शराब वगैरह पीते हैं, या फिर कोई ऐसी आप ड्रग या मेडिसिन यूज़ करें इसके अंदर मेथोट्रेक्सेट नाम का इनहिबिटर है, तो फिर हो सकता है कि आपको फोलिक एसिड की कमी होगी। और उसमें एक चीज़ ये है कि जब हम फोलिक एसिड की कमी देखते हैं, तो उसमें क्योंकि प्राइमरी रोल डीएनए का है, डीएनए की प्रोडक्शन का, तो उसमें जो ओवरऑल सेल है, रेड ब्लड सेल, उसका साइज़ 80 टू 100 फेमटोलीटर से बड़ा हो जाता है और हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इन लोगों को जो है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। तो मेगालोब्लास्टिक या फिर जो मैक्रोसाइटिक है, मैक्रो यानी कि बड़ा, एंड साइटिक मीन सेल्स, अनीमिया, अनीमिया के ओवरऑल हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम है। डेफिनेटली रेड ब्लड सेल्स जो है वो इतने प्रॉपर नहीं करते अपना काम, जो इनका काम है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। इसके अलावा क्योंकि डीएनए की प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हुई होती, तो इस वजह से इन लोगों के अंदर जो है वो जो प्रॉपर डीएनए की आगे रेप्लिकेशन होती है ताकि एक और सेल बन पाए, वो भी नहीं हो पाता। अब क्योंकि जो विटामिन बी 9 है, उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो मैच्योरेशन ऑफ डीएनए के अंदर है या प्रोडक्शन ऑफ डीएनए के अंदर है। तो इससे होता कुछ यूँ है कि इनके साथ साथ जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, उनके अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है कि उनका भी जो न्यूक्लियस है ना, अम, वो भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि इनका जो रोल है वो मैच्योरेशन ऑफ डीएनए के अंदर है। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इन लोगों का ब्लड देखते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, तो इनमें रेड ब्लड सेल का ओवरऑल साइज़ बड़ा होने के साथ साथ जो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो भी हाइपर सेगमेंटेड होता है, यानी उसके बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। सो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने फोलिक एसिड के बारे में पढ़ा। अब पार्ट 2 में हम विटामिन बी 12 को कवर करेंगे और ओवरऑल दोनों मिलके दोनों का आपस में क्या रोल है और किस तरीके से विटामिन बी 12 जो है वो विटामिन बी 9 की भी कमी कराता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो और किस तरीके से डॉक्टर डिटेक्ट करता है कि सिर्फ विटामिन बी 9 की कमी है या विटामिन बी 12 की है, या किस तरीके से अगर आप सिर्फ बी 9 की डेफिशिएंसी डिटेक्ट करें और बी 12 को ट्रीट ना करें, तो इनिशियल फेज़ में तो बंदा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ में न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं। इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ।